ब्रेव अकेला ऐसा मेजर ब्राउज़र है जो गूगल एड्स को बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपको एड्स देखने के पैसे भी देता है। सुनने में अजीब लगता है, राइट? लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इस ब्राउज़र को उसी बंदे ने बनाया है जिसने जावास्क्रिप्ट इन्वेंट की थी। इसे किसी रैंडम आइडियलिस्टिक डेवलपर की टीम ने नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसे इंसान ने बनाया है जो इस बिजनेस को अंदर से जानता है। और डे 1 से गूगल ने इसको दबाने की हर मुमकिन कोशिश की है, अपने ही स्टोर में फॉल्स वार्निंग्स देने से लेकर इनडायरेक्ट लॉसूट तक। रीजन ये है कि ब्रेव गूगल की सबसे स्पेशल चीज को चिढ़ाता है, उनका $200 बिलियन पर ईयर का एडवर्टाइजिंग मॉडल। पर जैसा कि आप जानते हैं, ब्रेव भी कोई दूध का धुला नहीं है। इसके कुछ बहुत ही अगली स्कैंडल्स, लीगल बैटल्स और क्वेश्चनेबल डिसीजंस रहे हैं, जिन्होंने इसे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए आज हम देखेंगे कि कैसे ये ब्राउज़र एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया से गूगल का नंबर 1 पब्लिक एनिमी बन गया, इंटरनेट के काम करने के तरीके को चेंज करने की कोशिश करते हुए। ब्रेव की स्टोरी अच्छे इंटेंशंस या किसी गैरेज में बैठे हैकर्स के ग्रुप से स्टार्ट नहीं होती। ये शुरू होती है एक कैंसिलेशन और एक बहुत ही गुस्से वाले आदमी से। ये 2014 की बात है। जावास्क्रिप्ट के क्रिएटर ब्रेंडन ईथ को जस्ट मोजिला के सीईओ पोस्ट से रिजाइन करने के लिए फोर्स किया गया था। रीजन 2008 में उन्होंने कैलिफोर्निया के प्रोपोजिशन 8 को $1000 डोनेट किए, जो सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट एक लॉ था। ये न्यूज आग की तरह फैल गई, प्रोटेस्ट हुए, पब्लिक प्रेशर बना और बेसिकली उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। अब मैं इसमें नहीं पढ़ने वाला कि ये सही है या गलत, पर मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि इच ने मोजिला एक मिशन के साथ छोड़ा, और वो मिशन सिंपली एक और ब्राउज़र बनाना नहीं था, बल्कि उस बिजनेस मॉडल को डिस्ट्रॉय करना था जो आधे इंटरनेट को सपोर्ट करता है। मैं एडवर्टाइजिंग ट्रैकिंग की बात कर रहा हूँ। देखो, 2015 में जब वेब ऑफिशियली फाउंड हुआ तो लैंडस्केप बिल्कुल क्लियर था। गूगल का हर चीज पर डोमिनेंस था। क्रोम के पास 60% से ज्यादा ब्राउज़र मार्केट शेयर था। गूगल एड्स 90% डिजिटल एडवर्टाइजिंग को कंट्रोल करता था, और जब भी आप कोई वेब पेज ओपन करते तो दर्जनों ट्रैकर्स आपके हर क्लिक को फॉलो करते, ताकि आपका एक प्रोफाइल बना सके और आपको चीजें बेच सके। इच का प्रपोजल रेडिकल था, और मैं इसको ऐसे समराइज करूंगा। इस सब क्रैप को ब्लॉक करो, कोई थर्ड पार्टी कुकीज नहीं, कोई ट्रैकर्स नहीं, कोई इन्वेसिव एड्स नहीं। और यहाँ पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ब्रेव सिर्फ एड्स को ब्लॉक नहीं करना चाहता था, बल्कि उन्हें अपने खुद के सिस्टम से रिप्लेस करना चाहता था। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आइडिया काम कैसे करता है। ट्रेडिशनल वेबसाइट्स आपको गूगल, फेसबुक या किसी और के एड्स दिखाती है। ये एड्स आपको ट्रैक करते हैं, आपका डेटा कलेक्ट करते हैं और पूरे वेब पर आपका पीछा करते हैं। ब्रेव कहता है, ठीक है, हम इन सब को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो आप हमारे खुद के एड्स एक्टिवेट कर सकते हो, जो प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें देखने के आपको पैसे देते हैं। और ध्यान रखना, ये आपको डॉलर्स में पे नहीं करते, ये आपको बैट यानी बेसिक अटेंशन टोकन में पे करते हैं, जो एक क्रिप्टो करेंसी है। ब्रेव ने स्पेसिफिकली इसी काम के लिए बनाई है। आइडिया ये था कि आप इन टोकन्स को सेव कर सकते हो या अपने फेवरेट क्रिएटर्स को डोनेट कर सकते हो। सुनने में अच्छा लगता है, एक ऐसी यूटोपिया जहां यूजर्स अपनी प्राइवेसी को कंट्रोल करते हैं और क्रिएटर्स को बिना इंटरमीडियरीज के डायरेक्टली पैसे मिलते हैं। पर हर उस चीज की तरह जो सुनने में टू गुड टू बी ट्रू लगती है, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ब्रेव दूसरे लोगों से कंटेंट को बिना उनकी परमिशन के मोनेटाइज कर रहा था। सोच कर देखो, आप न्यूयॉर्क टाइम्स या गार्डियन जैसे एक मीडिया आउटलेट हो, आपकी साइट की अर्निंग एडवर्टाइजिंग से होती है, और ब्रेव आकर आपके सारे एड्स ब्लॉक कर देता है। उसकी जगह आपको अपने एड्स दिखाता है और यूजर से कहता है कि वो चाहे तो आपको बैट में डोनेट कर सकते हैं। बेसिकली ब्रेव पूरे इंटरनेट के बिजनेस मॉडल के बीच में घुस गया और बोला, अब रूल्स मैं बनाऊंगा। और ऑफ कोर्स इसका एंड अच्छा नहीं होने वाला था। स्टार्टिंग से ही ब्रेव क्रोमियम पर बना था, जो क्रोम का ही कोडबेस है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब है कि ये टेक्निकली उन सब चीजों के साथ कंपेटेबल है जो क्रोम में काम करती है, एक्सटेंशंस, वेबसाइट, सब कुछ। पर एक की डिफरेंस था, गूगल का सारा ट्रैकिंग सिस्टम डिसेबल्ड था। 2016 में उन्होंने पहला पब्लिक वर्जन लॉन्च किया। ये फास्ट था, क्रोम से कम रिसोर्सेज कंज्यूम करता था और 3 टाइम्स फास्टर लोड स्पीड का प्रॉमिस करता था, क्योंकि इसने सारा एडवर्टाइजिंग गार्बेज एलिमिनेट कर दिया था। अर्ली एडॉप्टर्स को ये बहुत पसंद आया, वो लोग जिन्हें अपनी प्राइवेसी की फिक्र थी। लिबर्टियंस, क्रिप्टो ब्रोज, हर कोई इस ट्रेन पर सवार हो गया। पर इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ है, ब्रेव सिर्फ एक ब्राउज़र नहीं था, इसका विजन बहुत बड़ा था। वो एक कंप्लीट इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते थे जहां प्राइवेसी फाउंडेशन हो, जिसमें एक ब्राउज़र, एक सर्च इंजन और एक क्रिप्टो वैलेट एक ही जगह इंटीग्रेट हो। और इन सब को फाइनेंस करने के लिए 2017 में उन्होंने एक आईसीओ किया। अगर आपने ये टर्म कभी नहीं सुना तो बेसिकली इसका मतलब है अपने क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज में आने से पहले डायरेक्टली पब्लिक को बेचना, एक मैसिव प्री सेल की तरह। ब्रेव ने बैट को पब्लिक को बेचा और 30 सेकेंड से भी कम टाइम में $35 मिलियन रेज किए। हाँ, आपने सही सुना, 30 सेकेंड्स। ये हिस्ट्री का फास्टेस्ट
लार्जेस्ट आईसीओज में से एक था। उस पैसे से वो इंजीनियर्स हायर कर सकते थे, प्रोडक्ट इंप्रूव कर सकते थे और स्केल करना शुरू कर सकते थे। लेकिन इससे उनकी पीठ पर एक जायंट टारगेट भी पॉइंट हो गया, क्योंकि अब वो सिर्फ गूगल को चैलेंज नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर क्रिप्टो मनी रेगुलेटर्स की भी नजर थी और एक्सेप्टेशंस एक्सट्रीमली हाई थी। अगर आपको लगा कि ब्रेव का रास्ता स्मूथ होने वाला था तो आप गलत थे। जैसे ही इसने ग्रो करना शुरू किया, हर तरफ से बैटल्स आने लगी। पहली मेजर कंट्रोवर्सी मीडिया आउटलेट्स के साथ थी। 2016 में 17 पब्लिशर्स के ग्रुप ने, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट भी थे, एक ओपन लेटर लिखा और डिमांड की कि ब्रेव उनका कंटेंट यूज करना बंद करे। आर्गुमेंट सिंपल था, आप हमारा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू चुरा रहे हो। और सच कहूँ तो वो कुछ हद तक सही भी थे। ब्रेव लिटरली उन एड्स को ब्लॉक कर देता था जिनसे वो साइट्स चलती थी और फिर अपने एड्स दिखाता था। ब्रेव ने रिस्पॉन्ड किया कि वो एक बेटर अल्टरनेटिव ऑफर कर रहे हैं। यूजर्स बैट डायरेक्टली क्रिएटर्स को डोनेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि डोनेशन सिस्टम कभी ठीक से चली ही नहीं। मोस्टली यूजर्स ने कुछ डोनेट नहीं किया और जिन्होंने किया भी उन्होंने बहुत ही रिडिकुलस अमाउंट दिए, बस कुछ पेनीज। मीडिया का पैसा डूबता रहा और ब्रेव ग्रो करता गया। लेकिन सबसे बड़ी बैटल विदाउट अ डाउट गूगल के साथ थी और यहाँ आकर चीजें काफी डार्क हो जाती है। 2018 में ब्रेव गूगल प्ले स्टोर पर आया। शुरू में सब नॉर्मल था, पर जैसे जैसे इसके यूजर्स बढ़े, अजीब चीजें होने लगी। बिना किसी रीजन के सिक्योरिटी वार्निंग्स आने लगी, फेक नेगेटिव रिव्यूज, अपडेट्स में प्रॉब्लम। बेसिकली गूगल ने इसकी लाइफ इम्पॉसिबल बनाने की कोशिश की। वैसे देखा जाए तो ये सेंस भी बनाती है, राइट? इमेजिन करो आप गूगल हो, क्रोम आपका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, ये 65% मार्केट कंट्रोल करता है और एक ब्राउजर आकर एसेंशियली कहता है गूगल आपके डेटा के साथ जो भी करता है वो गलत है और हम उसको ब्लॉक करने वाले हैं। ऑब्वियसली आपको ये पसंद नहीं आएगा। ब्रेव को खुद अपने एडवर्टाइजिंग मॉडल के साथ भी प्रॉब्लम थी। पता चला कि ऐसे एड्स दिखाना जो प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करे और पे भी अच्छा करे एक्चुअली एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड है। एडवर्टाइजर्स को डेटा, मैट्रिक्स और सेगमेंटेशन चाहिए था, लेकिन ब्रेव ने कहा नहीं, हम यहाँ वो सब नहीं करते। तो एडवर्टाइजर्स चले गए या बहुत ही कम पे करने लगे। इसका मतलब था कि यूजर्स बैट में ऑलमोस्ट 9 के बराबर कमा रहे थे। हम लिटरली महीने के कुछ पैसों की बात कर रहे हैं। और जब लोगों ने कंप्लेंट करनी शुरू की थी कि रिवार्ड सिस्टम काम नहीं कर रहा, तब एक और चीज सामने आई, एक ऐसा स्कैंडल जिसने प्रूव कर दिया कि ब्रेव न सिर्फ यूजर्स को पे करने में फेल हो रहा था, बल्कि एक बहुत ही सेडी तरीके से पैसे कलेक्ट कर रहा था। दिसंबर 2018 में टॉम स्कॉट नाम के ब्रिटिश यूट्यूबर ने, जो टेक वर्ल्ड में काफी वेल नोन है, एक डिस्टर्बिंग डिस्कवरी की। ब्रेव वो पैसे खुद रख रहा था जो उसके व्यूअर्स उसको डोनेट कर रहे थे। ब्रेव बिना परमिशन के उनकी फोटो, चैनल का नाम और बाकी सारी इंफॉर्मेशन यूज कर रहा था। बेसिकली वो उनके नाम पर पैसे कलेक्ट कर रहे थे। टॉम ने ब्रेव को कांटेक्ट करके पूछा कि उस पैसे का क्या हो रहा है। जवाब और भी बुरा था, अनक्लेम्ड डोनेशंस। ब्रेव खुद रख रहा था। कंपनी लिटरली क्रिएटर्स की इमेज यूज कर रही थी एंगेजमेंट जनरेट करने के लिए और फिर वो पैसे अपनी पॉकेट में डाल रही थी, जो यूजर्स को लग रहा था कि वो क्रिएटर्स को जा रहे हैं। टॉम स्कॉट ने पब्लिकली सब कुछ ट्वीट कर दिया। ब्रेव ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की, ये कहकर कि ये प्लेटफॉर्म को इंसेंटिवाइज करने के लिए था, पर मैसेज क्लियर था। जो ब्राउजर खुद को एथिकल और ट्रांसपेरेंट बताकर सेल कर रहा था, वो लोगों के पैसे के साथ बहुत सेडी चीजें कर रहा था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि ब्रेव ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। 2020 में एक यूजर ने डिस्कवर किया कि जब आप एड्रेस बार में क्रिप्टो करेंसी साइट्स का एड्रेस टाइप करते थे, तो ब्रेव ऑटोमेटिकली एफिलिएट रेफरल कोड्स ऐड कर देता था। यानी अगर आप binance.com डालते थे, तो ब्रेव बिना बताए उसे binance.com/referral ब्रेव में चेंज कर देता था। इसका मतलब था कि जब भी कोई उन साइट्स को यूज करता था, ब्रेव बिना बताए कमीशंस ले रहा था। एक ऐसे ब्राउजर में जो खुद को प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी के डिफेंडर की तरह दिखाता था, ये स्कैंडल मैसिव था। उन्होंने कहा कि ये एक गलती थी, इसे छुपाने का उनका कभी कोई इंटेंशन नहीं था और उन्होंने इसको हटा दिया, पर डैमेज तो हो चुका था। बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट टूट गया और सॉलिड रीजन से, क्योंकि अगर आप खुद को एक ऑनेस्ट ब्राउजर बता रहे हो और फिर ऐसी हरकत करते हो, तो आप और क्या क्या छुपा रहे हो। फिर उसी साल ब्रेव में एक ऑटो कंप्लीट फीचर था जो कभी कभी सर्चेज को ब्रेव के एफिलिएट लिंक्स के थ्रू रिडायरेक्ट कर देता था। फिर से वही हिडन कमीशंस, और इनको एक बार फिर पब्लिक माफी मांगनी पड़ी। और जब आपको लगता था कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तब आया फरवरी 2021, सबसे सीरियस स्कैंडल। ब्रेव का एक फीचर था प्राइवेट विंडो विथ टॉर, जो ये प्रॉमिस करता था वो सिंपल था। टॉर नेटवर्क का यूज करके कंप्लीटली एनोनिमस ब्राउजिंग, स्पेसिफिकली जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट्स और सेंसरशिप वाली कंट्रीज के लोगों के लिए। आपकी लाइफ लिटरली उस एनोनिमिटी पर डिपेंड कर सकती थी। पर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने एक काफी डार्क चीज डिस्कवर की। ब्रेव का टॉर मोड ओनियन एड्रेसेस डायरेक्टली आपके डीएनएस प्रोवाइडर को लीक कर रहा था। ये एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन थी जिससे उसको प्रोटेक्ट करना था। जो भी आपका कनेक्शन मॉनिटर कर रहा था, वो देख सकता था कि आप किन साइट्स पर विजिट कर रहे हो। एनोनिमिटी
सिक्योरिटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और सबसे खराब बात ये थी कि ये बग स्टेबल वर्जन में नवंबर 2020 से था, यानी पूरे 4 महीने तक। नाइटली वर्जन्स में ये 113 डेज तक प्रेजेंट था। कितने लोगों ने खुद को सेफ समझकर इस प्रोटेक्शन पर ट्रस्ट किया होगा। कितने जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स और डिसिडेंट्स ने। ब्रेव ने बाद में इसको वर्जन 1.20108 में फिक्स कर दिया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। जरा सोचिए, अगर कोई ब्रेव यूज करता है तो उसका एक ही रीजन है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी, और अपने सबसे क्रिटिकल फीचर में ही वो महीनों तक फेल हो रहे थे। जब भी ऐसा कुछ होता, क्रोम और गूगल के डिफेंडर्स ये कहते हुए सामने आ जाते, देखा हमने कहा था ना ब्रेव एक स्कैम है, क्रोम पर ही रहना ज्यादा बेटर है। और हालांकि क्रोम लिटरली आपको 24/7 ट्रैक करता है, ये नैरेटिव बन गया क्योंकि ब्रेव ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली थी। पर इन सब के बावजूद ब्रेव ग्रो करता रहा। क्यों? क्योंकि ब्राउजर अपने आप में सच में बहुत अच्छा काम करता है। ये फास्ट है, क्रोम से कम रैम कंज्यूम करता है, एड्स को नेटिवली ब्लॉक करता है, और वो लोग जो सिर्फ प्राइवेसी चाहते थे, बिना बैट के चक्कर में पड़े, वो खुश थे। प्लस ब्रेव ने एक्सपेंड करना शुरू किया। 2021 में उन्होंने ब्रेव सर्च इंजन लॉन्च किया, उनका अपना सर्च इंजन, और ये गूगल या बिंज पर डिपेंड नहीं करता था। ये स्क्रैच से बना एक इंडिपेंडेंट इंडेक्स था, और हालांकि ये परफेक्ट नहीं था, पर ये एक रियल अल्टरनेटिव जरूर है। उन्होंने एक क्रिप्टो वैलेट, नेटिव टोर सपोर्ट, एक फायरवॉल, वीपीएन और यहाँ तक कि लियो नाम का एक एआई असिस्टेंट भी इंटीग्रेट किया। बेसिकली वो एक कंप्लीट इकोसिस्टम बना रहे थे। लेकिन गूगल दुश्मन बना रहा, और सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि एप्पल भी। iOS पर सभी ब्राउजर्स को वेबकिट, जो सफारी का इंजन है, यूज करना पड़ता है। इसका मतलब है कि आईफोन पर ब्रेव बेसिकली ब्रेव के इंटरफेस के साथ सफारी ही है। ये सेम तरीके से एड्स को ब्लॉक नहीं कर सकता। ये एक टेक्निकल लिमिटेशन है जो गूगल ने अपने खुद के एडवर्टाइजिंग बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई है। पर रुको, क्योंकि 2024 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एब्सोल्युटली नहीं एक्सेप्ट किया था। उन सारे स्कैंडल्स के बाद, वो हिडन कोड्स, वो टोड लीक्स, चोरी की हुई डोनेशंस, आधे टेक इंटरनेट के ये कहने के बाद कि ब्रेव एक स्कैम है और क्रोम पर रहना बेहतर है, मई 2024 में ब्रेव का अपनी पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला मंथ रहा। एक सिंगल मंथ में 7.3% का इंक्रीज, इतने न्यू यूजर्स जो पूरे 2019 में मिलकर भी नहीं आए थे। और इतना ही नहीं, सितंबर 2025 तक ब्रेव ने 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स क्रॉस कर लिए। 100 मिलियन। ये क्रोम तो नहीं है, पर ये कोई इरिलेवेंट एक्सपेरिमेंट भी नहीं है। ये अकेला इंडिपेंडेंट ब्राउजर है जो ग्रो कर रहा है, जबकि दूसरे जैसे फायरफॉक्स फेड होकर गायब हो रहे हैं। यहाँ आती है सबसे बड़ी आयरनी, गूगल ने ब्रेव को कॉपी करना शुरू कर दिया। हाँ, आपने सही सुना, 2024 में क्रोम ने अपना प्राइवेसी सैंडबॉक्स इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और ये प्राइवेसी सैंडबॉक्स क्या है? बेसिकली गूगल का ये एक्सेप्ट करना है कि ट्रेडिशनल ट्रैकिंग गलत है और उनको एक अल्टरनेटिव की जरूरत है। एक ऐसा अल्टरनेटिव जो सस्पिशियसली वैसा ही लगता है जैसा ब्रेव 2016 से कहता आ रहा है। ऑफ कोर्स गूगल का वर्जन अभी भी लेस एग्रेसिव है, लेकिन फैक्ट ये है कि गूगल को उस डायरेक्शन में जाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। इसका मतलब बस एक चीज है, ब्रेव ने ये आइडियोलॉजिकल डिबेट जीत ली है। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है। 2020 में ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन ने एक इंडिपेंडेंट स्टडी की थी जिसमें उन्होंने क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज और ब्रेव को कंपेयर किया। रिजल्ट, ब्रेव अकेला ऐसा ब्राउजर था जिसने 0 आइडेंटिफायर्स ट्रांसमिट किए जो आपको ट्रैक कर सके। 0। फॉर एग्जाम्पल, क्रोम ने आपकी हार्डवेयर आईडी भेजी, फायरफॉक्स ने यूआरएल शेयर किए और सफारी ने आपका टाइम स्टैम्प भेजा, पर ब्रेव ने कुछ नहीं। एक और टेस्ट देखते हैं। EFF यानी इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन का एक टूल है, कवर योर ट्रैक्स, जो ये मेजर करता है कि आपका ब्राउजर कितना यूनिक है या आपको फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू ट्रैक करना कितना इजी है। फिंगरप्रिंटिंग वो टेक्निक है जो वेबसाइट बिना कुकीज यूज किए आपके डिवाइस को आइडेंटिफाई कर लेती है। मार्केट के सारे ब्राउजर्स में ब्रेव अकेला ऐसा है जो फिंगरप्रिंटिंग के अगेंस्ट कंप्लीटली इफेक्टिव है। क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, एज सब फेल हो गए, ब्रेव नहीं हुआ। स्पीड की बात करें तो ब्रेव बेसमार्क 3 में 1072 पॉइंट्स स्कोर करता है, जो कंपेयर टू क्रोम के 920 पॉइंट्स है। उन साइट्स पर जहां बहुत सारे एड्स होते हैं, ब्रेव 33% से 66% कम रैम यूज करता है। पेजेस 3 to 6 टाइम फास्टर लोड होते हैं, क्योंकि सारा एडवर्टाइजिंग गार्बेज तो डाउनलोड ही नहीं होता। तो टेक्निकली और ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो ब्रेव काम करता है। ये क्रोम से ज्यादा फास्ट है, ज्यादा प्राइवेट है और कम रिसोर्सेज यूज करता है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि गूगल इतना भी बुरा नहीं है या इंटरनेट को फ्री रखने के लिए ट्रैकिंग जरूरी है, तो ठीक है, आप क्रोम पर ही रहिए। लेकिन कम से कम अब आपको पता चल गया है कि गूगल क्यों चाहता है कि आपको पता ही न चले कि ब्रेव जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। क्योंकि एंड में देखा जाए तो ब्रेव परफेक्ट नहीं है, इसने गलतियां की है, पर ये अभी भी ब्राउजर की दुनिया में गूगल के एब्सोल्यूट डोमिनेंस के आगे सबसे सीरियस अल्टरनेटिव है। और अपने आप में ये बात बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही स्टोरीज के
के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।